फीमेल लीड सूजी से होती है, जिसे अभी हमारे मेन लीड जियांग का कॉल आया होता है। कॉल पर उसकी आवाज सुनते के साथ ही सूजी डर जाती है और जियांग उससे कह रहा होता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो सूजी डर के मारे उसका कॉल कट करती है और वो सोचती है कि 6 साल बाद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है और वो तो उससे नफरत करता था ना। फिर वो जल्दी से अपना सामान पैक करने लगती है और अपने फ्रेंड जाओ को कॉल करके बता देती है कि जियांग ने मुझे ढूंढ लिया है, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। फिर वो यहाँ निकलने वाली होती है कि तभी उसके मेन गेट से जियांग यहाँ पर घर में उसके आ जाता है और कहने लगता है कि वाइफ तुम कहाँ पर जा रही हो। तो सुजी फिर प्रिटेंड करने लगती है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो। तो वो उसे तुरंत ही रोक देता है और कहता है कि हाँ तुम पहले से काफी डिफरेंट लग रही हो। वो याद कर रहा होता है कि पुराने टाइम में कैसे उसने उसकी गाल पर टिक लगाया था, तो वैसे ही वो उसकी लिपस्टिक को लगा देता है और कहता है कि अब बिल्कुल सेम लग रही हो। सुजी उसे कहने लगती है कि जांग तुम मुझे जाने दो। तो फिर वो कहता है कि तुमने मेरे ग्रैंडपा से 20 मिलियन ली थी ना, तो क्या इतने सारे पैसे लेने के बाद भी तुम्हारी लाइफ इतनी खराब चल रही है। तो फिर वो कहती है कि सिर्फ 20 मिलियन ही थे ना, मैंने खर्च कर दी। और वैसे भी तुम तो अपनी इतनी रिच फैमिली के वारिस हो ना, तुम्हें आखिर क्या है, तुम मुझ जैसी झूठी को भूल क्यों नहीं जाते हो, मेरे पीछे क्यों पड़ते हो। जियांग कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो सूजी कहती है कि यानी फिर तुम मुझे जाने दे रहे हो। तो वो उसे हाँ बोल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, तुम अगर चली गई तो ठीक है। तो फिर वो जल्दी से भागने लगती है और जियांग नंबर काउंटिंग कर रहा होता है और उसके स्वेटर का जो रेड धागा है वो उसके हाथ में होता है और वो पुरानी चीजें याद करते हुए सोच रहा होता है कि सूजी तुम्ही ने मुझे बोली थी कि तुम मेरे हाथ में पकड़ी हुई काइट की तरह हो, कि तुम मुझसे कहीं पे भी दूर नहीं जाओगी। और सूजी फिर उस थ्रेड की वजह से फंस जाती है और पीछे मुड़कर फिर उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक धागे की वजह से तुम मुझे यहाँ पकड़ लोगे। वो उस धागे को काट कर जल्दी से गेट खोलने जा रही होती है कि तभी इतने में जियांग का गार्ड बाहर से लॉक कर देता है और फिर सूजी यहीं पर ही फंस जाती है। सूजी फिर गुस्से में उसके पास आकर उसे चिल्लाती है कि तुम झूठे हो। तो वो कहता है कि तुम भी तो वही हो। सूजी उसे कहती है कि तुम रिवेंज लेना चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम गैस करो। तो सूजी उसे चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम मेरे साथ अपना हिसाब बराबर करना चाहते हो। तो फिर वो उसे किस कहने लग जाता है और फिर उसे उठाकर यहाँ पर अपने विला में ले आता है, जहाँ पर उसके सारे गार्ड्स उसे वेलकम कर रहे होते हैं। और जियांग तो सूजी को लेकर सीधा रूम में आ जाता है। कहता है कि मैंने बोला था कि तुम मुझे झूठ बोलोगी चलेगा, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। आखिर अब मेरा तुम्हारे ऊपर कर्जा है जो कि तुम्हें चुकाना ही होगा। तो फिर सूजी हार मान जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम चाहते हो कि इस तरीके से ही मैं तुम्हें रिपे करूं, तो बताओ ये कब तक चलने वाला है। तो ये सुनकर वो गुस्सा होता है और फिर फोर्सली उसे किस करने लगता है। इतने में यहाँ पर सूजी के दिए हुए सरप्राइज गिफ्ट की लाइट जलने लगती है, जिसे फिर दोनों ही देखते रह जाते हैं और अपने पास्ट को याद करते हैं। हमें फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी और जियांग का रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होता है और जियांग सूजी से यही डिस्कस कर रहा होता है कि अगर वो दोनों का बेबी हो जाएगा तो तभी वो उसे सरप्राइज देती और बताती है कि वो डैड बनने वाला है। तो फिर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर फिर इसके साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और जियांग सूजी से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मेरे बच्चे को मुझे दे दो। फिर वापस से हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें सूजी जियांग को छोड़कर जा रही होती है। तो फिर वो उसे मना रहा होता है और रोक कर कहने लगता है कि वो प्रेग्नेंट भी है। तो सूजी उसे साफ कह देती है कि मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और सूजी यहाँ पर जियांग से कहने लगती है कि जब कोई बच्चा है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या रिटर्न करूँ। तो कहता है कि अभी नहीं है तो क्या हुआ, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि फ्यूचर में भी ना हो। सूजी उसे चिल्लाने लगती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो। वो कहती है कि तुम चाहो तो किसी भी लड़की को चूज कर सकते हो, तो आखिर मैं ही क्यों। तो जियांग उसे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोली ना, तो उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तुमने खुद बोली थी ना कि हमारा बच्चा होगा, तो अब हो के रहेगा। तो बोलकर वो उसे फोर्सली किस कर रहा होता है और सूजी उसे दूर करने की कोशिश कर रही होती है। इतने में गार्ड बाहर से जियांग को आवाज देकर उसे बताने लगता है कि उसके एक ग्रैंड आए हुए हैं। वो तुरंत ही उसे बात करने के लिए बुला रहे हैं। तो फिर सूजी इससे कहने लगती है कि तुम्हारे ग्रैंड इस चीज के लिए तुम्हें कभी अलाउ नहीं करेंगे। तो जियांग यहाँ पर फिर से सूजी को फोर्सली किस करते हुए कहता है कि आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से बात करने के लिए आता है, जो कि अपने गार्ड्स के साथ उसका इंतजार ही कर रहे होते हैं। तो जियांग आकर अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि आखिर उन्हें क्या काम है। तो फिर वो कह रहे होते हैं कि उस लड़की को यहाँ से भेजो। तो वो मना करता है कि अगर मैं उसे यहाँ से ना निकालूं तो उसके ग्रैंडपा चिल्लाने लगते हैं कि वो एक झूठी लड़की है, वो तुम्हारी कंपनी को भी तुमसे छीन लेगी। तो इतने में यहाँ पर सूजी पहुंच जाती है और कहती है कि ग्रैंडपा आखिर मेरे अंदर इतनी एबिलिटी कहाँ पर है। तो उसे ऐसे देखकर ही ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि सच में तुम बहुत ही खराब लड़की हो। सूजी जियांग के पास आकर उसे कहने लगती है कि सब गलती तुम्हारी है, तुमने इतना देर लगा दी है, अब देखो मुझे कितनी ज्यादा भूख लग रही है। तो जियांग सोच में होता है कि वो कौन सी ट्रिक्स खेल रही है। सूजी सोच रही होती है ये जियांग के ग्रैंडपा उसे पसंद नहीं करते, तो वो उनका यूज करके अपने आप को यहाँ से निकलवा सकती है और ऐसे वो जियांग के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ग्रैंडपा सूजी से कहते हैं
कि क्या तुम भूल गई हो तुमने मुझसे 20 मिलियन ली थी जियांग को छोड़कर जाने का। तो फिर वो कहती है कि ग्रैंडपा ऐसा नहीं है कि मैंने अपना काम नहीं करी, मैं तो चली गई थी पर आपके ग्रैंडसन ने खुद ही मुझे लेकर आया है। और फिर सूजी जियांग से कहने लगती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाने लगता है और अपने ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि अब आप जाओ यहाँ से। तो सूजी सोचती है कि मैं उन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकती। वो जल्दी से जाके ग्रैंडपा को रोकने लगती है कि आप ब्रेकफास्ट करके जाओ। तो ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारे साथ मैं कभी बैठकर कुछ खाऊंगा नहीं। तो वो मन में सोच रही होती है कि मुझे कौन सा खाना है। फिर ग्रैंडपा गुस्से में गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। तो सूजी तो खुश होने लग जाती है कि जल्दी जल्दी आ जाओ। पर इतने में जियांग उन गार्ड्स को चिल्लाता है कि उसे हाथ भी मत लगाना, और वो अपने गार्ड से कह देता है कि मेरे ग्रैंडपा को लेकर जाओ। तो फिर ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और जियांग से कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझे चेयरमैन की पोजीशन से निकालना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, यही कर लेते हैं, वैसे भी सभी शेयर होल्डर्स यहीं पर ही है। तो चलो, अगर आपको हाफ वोट भी मिल गए ना, तो फिर आपकी पोजीशन मेरी होगी। और फिर यहाँ पर सभी जियांग के साइड होते हैं। तो जियांग अनाउंसमेंट कर देता है कि ग्रैंडपा अब चेयरमैन की पोजीशन मेरी है, तो अब आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, तो अब सारे डिसीजन भी मैं ही लूंगा। वो गार्ड से कह देता है कि मेरे ग्रैंडपा को लेकर जाओ। तो फिर ग्रैंडपा गुस्से में चले जाते हैं। तो सूजी उन लोग को रोक रही होती है पर वो सभी जा रहे होते हैं और जियांग इसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम मेरे ग्रैंडपा का यूज करके यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन ये सपने में ही हो सकता है। तो फिर वो उसे कहती है कि तुम्हारी तो इंगेजमेंट हो रही है ना, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। तो फिर वो कहता है कि मेरी किसी के साथ भी इंगेजमेंट हो, तुम्हें उससे क्या, हमारे बीच में तो कोई फीलिंग्स नहीं है ना, तुम्ही ने तो मुझे ऐसा बोली थी। सूजी कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरे साथ बेबी करना है। तो वो कहता है, जियांग पूछता है कि तुम्हारे बेबी होने से आखिर मेरे एंगेजमेंट का क्या लेन देन है। तो सूजी चिल्लाती है कि क्या मैं अपना बेबी इसलिए करूँ ताकि तुम और तुम्हारी वाइफ मिलकर उसे पालोगे। तो जियांग उसे कहने लगता है कि तुम बस एक मामूली लड़की हो जिसे मुझसे झूठ बोलने का अब कर्जा चुकाना होगा, और तुम्हारा बच्चा भी यही डिजर्व करता है। तो ये सुनते के साथ ही सूजी गुस्सा होती है और उसे थप्पड़ लगा देती है। तो जियांग गुस्से में फिर सूजी को उठा के रूम में लेकर जाता है और उसके हाथ और पैर को हथकड़ी में बांध देता है। तो वो चिल्लाई जा रही होती है और जियांग उसे कह रहा होता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, जब तुम अच्छे से सुनोगी तो मैं इसे वापस खोल दूंगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो रूम में आता है और सूजी से कहता है कि ब्रेकफास्ट करने चलो। तो वो चिल्लाती है कि मुझे कुछ नहीं खाना। तभी यहाँ वो उसके हाथ खोल देता है और कहता है कि ठीक है, फिर अब तुम मुझे खाते हुए देखो। फिर वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और सूजी बस यहाँ उसे बैठ कर देखती होती है। फिर ब्रेकफास्ट के बाद वो अपना यहाँ पर कोट पहनने लगता है और सूजी को टाई पहनाने बोल रहा होता है। वो नहीं मान रही होती है तो फिर वो उसका हाथ पकड़ के खुद ही टाई पहनने लगता है और हमें पास्ट का फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें सूजी उसकी टाई पहनाने में हेल्प कर रही होती है और वो कह रही होती है कि उसे ये करना बहुत पसंद है, वो उसके साथ ऐसी अच्छी लाइफ बिताना चाहती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और जियांग यहाँ से जाने से पहले उसे गुड बाय किस देने को बोल रहा होता है जैसे वो पास्ट में उसे करा करती थी। पर यहाँ पर अब सूजी नहीं मान रही होती है और उसे कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरे साथ घर घर खेलना चाहते हो, ये सब बस कुछ भी नहीं था, क्या तुम्हें अभी भी वो 6 साल पहले वाली लाइफ जीनी है। जियांग कहता है कि हाँ, मुझे 6 साल पहले का सब कुछ अच्छी तरीके से याद है, और मैंने बोला ना कि झूठ बोलने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी, तो जो झूठ तुमने बोली थी अब उसे तुम्हें सच करना होगा। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि सूजी ने जियांग को बोली होती है कि वो हर रोज उसे ऐसी गुड बाय किस देकर ही काम के लिए भेजेगी। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और जियांग कह रहा होता है कि लगता है तुम भूल गई हो तुमने क्या बोली थी, और फिर वो उसे फोर्सली किस कर रहा होता है। तो सूजी उसे दूर कर देती है। यहाँ से फिर वो उसे बताते हुए जाता है कि वो 6 बजे ऑफिस से घर आ जाएगा, तो वो उसका इंतजार करे। ऐसा बोलकर जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो सूजी जल्दी से उसके पास एक कांच का ग्लास फेंक देती है और चिल्लाती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। तो यहाँ पर फिर जियांग मेड्स को ऑर्डर देता है कि इसे क्लीन करो और अपना चला जाता है। तभी सूजी को मेड के पास फोन दिखता है और फिर सूजी चुपके से फोन लाकर अपनी बेटी शाओ से कॉल पर बात करती है और उसे कहती है कि वो उसे जल्दी मिलने आएगी और उसे बर्थडे गिफ्ट भी देगी। तभी इतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है और वो सूजी को कॉल पर बात करते हुए सुन लेता है कि किसी बच्ची की आवाज आ रही थी और वो उसे मॉम कह रही थी। वो जल्दी से सूजी को बाहर निकालता है और उसे पूछने लगता है कि क्या हमारा बच्चा है। तो वो मना करती है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। जियांग फोन में देखने की कोशिश करता है तो उसने नंबर डिलीट भी कर चुकी होती है। फिर वो उसे गुस्से में उठाकर यहाँ बात के पास ले आता है और पूछता है कि वो किसका बच्चा था। तो कहती है कि तुम्हारा तो नहीं था। तो गुस्से में फिर उसे टब में फेंक देता है और उसे कहता है कि मैं आज इस बारे में पता लगा के रहूंगा। वो तुरंत ही फिर कार में बैठता है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि पता करो कि वो फोन नंबर किसका था और वो एड्रेस भी कहाँ पर है, पूरा स्पेसिफिक मुझे पता करके बताओ।
और फिर जियांग अपना और सूजी का पास्ट याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब सूजी ने उसे बताई थी कि वो डैड बनने वाला है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और फिर एक दिन सूजी उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है भी नहीं और उसने पैसों के लिए उसे प्यार करने का झूठा नाटक करी थी और अब वो पैसों के लिए उसे छोड़कर जा रही है। फ्लैशबैक खत्म होता है और जियांग सोचने पड़ जाता है कि सूजी क्या तुमने बस मुझे झूठी किसी बच्चे की आवाज सुनाई थी ताकि मुझे झूठी होप मिले कि हमारा सच में बच्चा एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट सीन में जियांग जब ऑफिस से घर आता है तो वो गुस्सा होता है कि सूजिया उसका इंतजार नहीं कर रही है। वो जल्दी से रूम में आता है तो देखता है कि वो तो बीमार पड़ी होती है और मेडू से बताती है कि उसने जो उसके पैर में जंजीर बांधा था उससे उसे ऑलरेडी चोट लगी थी और क्योंकि वो चोट आज पानी से भीग गई इसलिए इन्फेक्शन हो गया और उसे बुखार भी हो चुका है। तो जियांग फिर मेडिसिन ले लेता है और यहाँ पर सूजी के पैर में वो लगा रहा होता है। सूजी उसके पास अपने पैर को नजदीक नहीं करी होती है तो फिर वो टाइटली पकड़ के उसे बैंडेज कर रहा होता है। तो फिर वो कहने लगती है कि जब तुम पिछली बार बीमार थे तो मैंने तुम्हारी इतनी केयर करी थी। और फिर जियांग सूजी से इस बारे में फिर से पूछने लगता है कि क्या सच में हमारा बच्चा है। तो वो कहती है कि अगर सच में होगा तो क्या तुम उसे देखना चाहोगे। तो फिर वो कहने लगता है कि वो कहाँ पर है। सूजी उसे एक एड्रेस बता देती है जिसमें फिर वो नेक्स्ट डे आ जाता है और सोच रहा होता है कि सूजी ने उसे बताई है कि उसने अपने बच्चे को किसी फ्रेंड को संभालने दी हुई है। तो यहाँ पर जियांग तो काफी नर्वस होते हुए आता है और बहुत ही खुश भी कि वो फाइनली अपने बच्चे से मिलने वाला है। पर यहाँ पर फिर जियांग को पता लगता है कि ये जगह पे तो कोई और ही लोग रहते हैं और वो समझ जाता है कि उसने मुझे फिर झूठ बोली। वो सोचता है कि हाँ वो इतनी सेल्फिश है तो आखिर वो ऐसे कैसे हमारा बच्चा करेगी। फिर इतने में जियांग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि मिस सूजी गायब हो गई है। तो ये सुनकर वो गुस्सा होता है और हम देखते हैं सूजी को जो कि एक होटल रूम में आके छुप गई होती है। और फिर यहाँ पर वो अपनी बेटी शाओ को कॉल लगाती है जो कि उसकी फ्रेंड जो के साथ होती है। यहाँ पर जो से कहता है कि तुम फिक्र मत करो मैं शाओ का अच्छे से ख्याल रख लूंगा बस तुम अपना ध्यान रखना। जिया के गार्ड्स पक्का तुम्हें ढूंढ ही रहे होंगे। तो वो कहती है कि मैंने यही सोची हूँ कि कुछ टाइम के लिए अभी मैं यही होटल रूम में रहूंगी और जब वो लोग मुझे ढूंढना बंद करेंगे तभी मैं वापस आऊंगी। तो शाओ कह रही होती है कि मॉम जल्दी वापस आना और फिर सूजी कॉल कट करती है और यहाँ पर फिर वो याद करती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जियांग के ग्रैंडपा ने सूजी को मिलने के लिए बुलाए होते हैं और कहते हैं कि इससे पहले कि मैं तुमसे कुछ भी डील करूं तुम पहले जियांग के थॉट सुन लो तुम्हारे बारे में। और फिर वो उसे जियांग की बातें जो उन्होंने रिकॉर्ड की वो सुनाने लगते हैं जिसमें जियांग कह रहा होता है कि मेरा जो बच्चा है वो इनोसेंट है लेकिन सूजी जो कि एक गरीब पैसों की लालची लड़की है तो मैं उसे छोड़ दूंगा और अपने बच्चे को उससे ले लूंगा। जियांग के ग्रैंडपा सूजी को ये रिकॉर्डिंग सुनाकर कहते हैं कि तुमने सुन ली ना जियांग की नजर में तुम बस एक टूल हो तो वो तुम्हें कोई नहीं मानता और देखो मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे फायदे के लिए बुलाया हूँ। तो सूजी बिलीव कर लेती है और वो सोचती है कि मैं अपने बच्चे को ऐसे कोल्ड ब्लड वाले डैड के पास नहीं रहने दूंगी। मेरा बच्चा मेरी इकलौती फैमिली है और वो उसी वक्त ही डिसाइड कर लेती है। और फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और सूजी इसी बारे में सोच रही होती है। इतने में यहाँ पर जियांग को उसके गार्ड्स बताते हैं कि उन लोगों ने सूजी के लोकेशन को ट्रैक कर लिया है और वो सब बैठकर देख रहा होता है। फिर यहाँ पर सूजी को अचानक से टेलीफोन में कॉल आती है तो वो डरते भी जाके कॉल उठाती है और स्टाफ उसे बताती है कि उसका खाना आ गया है तो वो लेने के लिए आ जाए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जियांग को जो कि अपने ग्रैंडपा की कही हुई बात याद करने लगता है। फ्लैशबैक में फिर हमें दिखाते हैं कि जियांग के ग्रैंडपा उसे इस बारे में बताते हैं कि उसकी मॉम एक गोल्ड डिगर थी जिन्होंने उसका यूज करके इस फैमिली में आने की कोशिश करी थी। तो ग्रैंडपा जियांग को ये कहते हैं कि शाओ भी तुम्हारी मॉम की तरह है वो भी सेम तरीका अपना रही है तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए। तो ग्रैंडपा नहीं मान रहे होते और कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है वो अच्छी लड़की नहीं है इसलिए मैं ना उसे रहने दे सकता हूँ और ना उसके बच्चे को। तो ये सुनते के साथ ही जियांग को सूजी और बच्चे दोनों की फिक्र होती है कि उसके ग्रैंडपा कुछ भी कर सकते हैं। तो वो सोचता है कि पहले मुझे ग्रैंडपा को शांत करना पड़ेगा इसलिए वो उन्हें झूठ कह देता है कि ग्रैंडपा आखिर मेरा बच्चा इनोसेंट है और सूजी तो बस एक पैसों की लालची लड़की है तो मैं उसे छोड़ दूंगा और अपने बच्चे को उससे ले लूंगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और जियांग इसी बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में सूजी फिर स्टाफ से अपना खाना लेने लगती है और वो उसे बताती है कि किसी बंदे ने उसके लिए ये बॉक्स भी भेजा है। जैसी सूजी फिर इस बॉक्स को खोलती है तो उसमें हथकड़ी को देख के डर जाती है कि जियांग ने उसे फिर भी आखिर ढूंढ ही लिया। फिर इतने में टेलीफोन पर जियांग उसे कॉल कर रहा होता है और सूजी समझ जाती है तो जल्दी से तार खींच के तोड़ देती है और होटल रूम से बाहर निकल जाती है भागने के लिए। तभी उसे गार्ड्स पीछे लग जाते हैं तो सूजी यहाँ से भागते हुए फिर होटल से बाहर निकलती है और एक टैक्सी पकड़ लेती है। इतने में टैक्सी ड्राइवर उसे बताता है कि कोई बंदे ने उसके लिए कॉल किया है और सूजी को फिर पता लगता है कि वो कोई और नहीं जियांग है। सूजी बहुत ज्यादा डर जाती है और ड्राइवर को तुरंत ही कार रोकने बोलती है और बीच रास्ते में
वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि जियांग उसे हर जगह ढूँढ ले रहा है। वो समझ जाती है कि उसने उसके ऊपर कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया है, जिससे वो उसकी हर लोकेशन जान जा रहा है। वो यहाँ से भागते हुए फिर अपना पर्स भी फेंक देती है और चली जाती है। और फिर चलते-चलते सूज़ी एक विलेज साइड वाले थोड़ी एरिया में आ जाती है, जहाँ पर वो एक अंकल को बहुत सारे पैसे देकर उसका फ़ोन खरीद लेती है। और उसे तुरंत ही अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है और कहती है कि वो उसकी बेटी शाओ को लेकर एक पुराने घर में आ जाए, जहाँ पर वो बचपन में रहा करती थी। फिर सूजी जैसे ही अपने इस पुराने घर में पहुंचती है, तभी वहां पर टीवी में एक वीडियो प्ले होने लगता है, जो कि सूजी ने जियांग के लिए वीडियो बनाई थी। उसमें वो उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रही थी। और इतने में सूजी ये वीडियो जैसी देखती है तो वो शॉक होती है और जियांग उसे पीछे से आकर हग कर लेता है और पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आया। तो सूजी बहुत ज्यादा शॉक होती है और उसे डरने लगती है कि आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। जब जियांग उसके पास चाकू लेकर पड़ता है तो सूजी तो डर रही होती है। वो उसके पैर को पकड़ता है और उसकी बैंडेज को कट करते हुए वो डिवाइस निकाल कर उसे दिखाता है। तो सूजी शॉक होती है कि जब वो उसे ये बैंडेज लगा रहा था तभी उसने ये डिवाइस छुपा दिया था। वो उसके फेस के पास चाकू लाते हुए उसे डराते हुए पूछ रहा होता है कि ये बताओ, मेरे दिए हुए गिफ्ट को तुमने पहने क्यों नहीं हो। तो सूजी कह रही होती है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुमने उसे खो दी होगी, तो मैं लेकर आया हूँ। और वो वापस से उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शाओ को कार से लेकर आ रहा होता है और शाओ तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि फाइनली मैं मम्मी से वापस मिलने वाली हूँ। दूसरी ओर सूजी डर रही होती है कि शाओ अब भी यहाँ पर आ जाएगी और ये उसे देख लेगा। मुझे कुछ करना होगा यहाँ से निकलने के लिए। फिर वो बहाने बनाकर उसके सामने एक्टिंग कर रही होती है कि मुझसे गलती हो गई, अभी मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी, तो मुझे छोड़ दो और एक्सप्लेन करने दो। तो फिर जियांग कहने लगता है कि पक्का तुम कोई बहाने बना रही होंगी। तो सूजी उसे कहने लगती है कि ऐसा नहीं है। वो उसे झूठ झूठ बहाने बनाते हुए कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे साथ बेबी करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर फिर जियांग कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई बेबी नहीं चाहिए, और अगर हमारा कोई बच्चा हुआ भी ना तो मैं उसे मार दूंगा। तो सूजी सुन के डर जाती है और इमेजिनेशन करने लगती है कि अगर उसकी बेटी शावा भी यहाँ पर आ गई तो जियांग फिर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और वो उसे मार देगा। तो सोच लेती है कि नहीं, मुझे कैसे भी करके इसे शाओ से मिलने नहीं देना होगा। वो जंग से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी 6 साल पहले वाली लाइफ को मिस कर रहे हो ना, और तुम जानबूझ के मुझे ऐसे हार्श वर्ड्स कह रहे हो ताकि मुझे बुरा लगे। तो वो कहता है कि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हो। सूजी उसे कहने लगती है कि तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करवाए थे ना, तो तुम्हें कहाँ तक चीजें पता लगी। तुम्हें क्या पता लगा कि मैंने तुम्हारा ट्रस्ट गेन करने के लिए क्या क्या झूठ बोली थी और क्या क्या नाटक करी थी। तो जियांग ये सब सुनकर उसे चुप रहने के लिए बोल रहा होता है, पर सूजी उसे जानबूझ के प्रोवोक कर रही होती है और कहती है कि ये जगह पे मैं बचपन में रहती थी, तो तुमने यहाँ पर आए तो और भी चीजों को नहीं देखे। वो इसे एक बोर्ड दिखाती है और कहने लगती है कि देख लो कैसे तुम तक पहुंचने के लिए मैंने कैसे प्लानिंग करी थी, और तुम्हारे साथ मैंने जो भी बोली थी, जो भी हुआ था, वो सब झूठ था। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बस प्लान किया हुआ था। जियांग तो ये सब देखकर शॉक हो रहा होता है। सूजी उसे कहने लगती है कि क्या हुआ, अब सच को अपनी आंखों से देखने में तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। तो जियांग फिर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, याद करते हुए कि सूजी के साथ जो उसका रिलेशन था वो पूरा ही झूठ था। फिर वो गुस्से में उसके पास बढ़ते हुए कहने लगता है कि तुम अब तक मुझसे झूठ बोलती आ रही थी। तब पर सूजी डर के मारे उसके सामने चाकू कर लेती है, जिससे जियांग के हाथ में चोट लग जाती है। और वो फिर उसे कहता है कि दोबारा तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। और वो सूजी को जाने दे देता है तो वो यहाँ से भाग जाती है। और फिर जियांग तो बस सूजी का ये वीडियो देखकर यहाँ पे रोने लग जाता है। फिर सूजी यहाँ से भागते हुए अपने फ्रेंड जू को कॉल लगाकर उसे कह रही होती है कि वो शाओ को जल्दी से यहाँ से लेकर चला जाए। तो फिर वो कहता है कि सॉरी, शाओ को तुम्हारे डैड ने छीन कर लेकर गए। ये सुनकर वो शॉक होती है और यहाँ पर उसके डैड की कार फिर खुलती है और वो देखती है कि शाओ उसके डैड की कार में बैठी हुई है। फिर उसे भी यहाँ पर आना पड़ता है। उसके डैड उसे बोल रहे होते हैं कि वो 6 सालों तक उनसे कहीं छुप कर बैठी हुई थी और अब फाइनली उन्हें मिल गई है। सूजी के डैड उसे जियांग के साथ सारे रिश्ते तोड़कर उनके पास आने के लिए बोल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि फिर वो उसके लिए एक अच्छी शांति भरी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर वो लोग हैप्पीली रहेंगे। तो सूजी हाँ बोलती है। उसके डैड उसे कह रहे होते हैं कि तुम थक गई होगी ना, तो तुम सो जाओ। तो फिर वो देख रही होती है कि उसकी बेटी भी सेफ है। फिर वो याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी एक ऑर्फन थी, तभी उसे मिस्टर ली ने अडॉप्ट करे थे और उसे बताए थे कि अब से वो उन्हें डैड बोलेगी क्योंकि वो अब उसकी फैमिली है। तो सूजी यकीन कर लेती है कि अब सच में उसे एक फैमिली मिल गई जिस पे वो ट्रस्ट कर सकती है। वो उनके साथ चली जाती है और फिर उसे पता लगता है कि उसके जो ये अडॉप्टिव डैड है मिस्टर ली, उसने सिर्फ उसे इसलिए अडॉप्ट किया है ताकि वो उसे अपने टास्क देकर पैसे लूटने का काम करवा सके।
और इस तरीके से वो सूजी से काम करवा रहे होते हैं। एक दिन वो उसे जियांग का फोटो देते और उसे फंसाने का ये मिशन देते, जिससे वो उसकी फैमिली से पैसे लूट सके। तो फिर एक दिन वो उन्हें 20 मिलियन का वो चेक ला कर दे देती है जो जियांग के ग्रैंडपा ने उसे दिए थे, जिसे देखकर सूजी के ये अडॉप्टिव डैड मिस्टर ली खुश हो जाते हैं कि उसने सच में कर दिखाई। तो वो तो उसे और भी बड़ा मिशन नेक्स्ट बारी संभालने के लिए दे रहे होते हैं। तो सूजी मना करने लग जाती है कि मुझे अब ये सब काम और नहीं करना है। तो फिर उसके डैड उसे समझाने लगते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, ये तो बस शुरुआत है, हम दोनों साथ मिलकर अभी क्या क्या नहीं अचीव करेंगे। तो उसी वक्त ही सूजी ये भी डिसाइड करती है कि उसे जियांग से तो दूर भागनी होगा और साथ ही अपने इस अडॉप्टिव डैड से भी दूर जाना होगा, तभी वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर पाएगी। फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर सूजी की जैसी नींद खुलती है तो वो देखती है कि शाओ कार में है ही नहीं। वो बहुत ज्यादा डर के चिल्लाने लगती है कि शाओ आखिर कहाँ पर है। तो फिर उसके अडॉप्टिव डैड उसे बताते हैं कि वो बहुत सेफ जगह पर है, अच्छे से वो वहाँ पर खाएगी पिएगी, तुम फिक्र मत करो। तो फिर वो कहती है कि आपने उसे कहाँ पर छुपाया हुआ है, मुझे मेरी बेटी वापस करो। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं देने वाला, क्योंकि तुम फिर भाग जाओगी और अब जब तक तुम मेरा ट्रस्ट वापस नहीं गेन कर लेती तब तक वो तुमसे दूर ही रहेगी। सूजी पूछती है कि आप क्या चाहते हैं। तो फिर वो बोलने लगते हैं कि मेरे दिए हुए नए टास्क को कंप्लीट करो तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलने दे दूंगा। तो सूजी फिर पूछती है कि अब इस बार का टास्क क्या है। तो फिर वो उसे बताते हैं कि उसे ये नेकलेस को एक आदमी के पास से लेकर आना होगा और वो उसे उस बंदे का फोटो देकर बताते हैं कि ये तुम्हारा टारगेट है जिसे अब तुम्हें सेड्यूस करना है। तो सूजी फिर उस बंदे का फोटो देखने जा रही होती है और उसे डर लग रही होती है कि कहीं वो जियांग ना हो, पर वो जियांग की फोटो नहीं होती है बल्कि किसी मिस्टर जैंग नाम के बंदे की होती है। वो पूछती है कि आखिर इस बार मुझे कौन सा रोल प्ले करना होगा। तो फिर उसके डैड बता रहे होते हैं कि पियानिस्ट का, क्योंकि इस मिस्टर जैंग को पियानो सुनना बहुत पसंद है। सूजी कहने लगती है कि मुझे पियानो प्ले करना नहीं आता। तो उसके डैड कहते हैं कि ये मैं नहीं जानता, ये तुम्हारा काम है। फिर पार्टी में हम देखते हैं कि सूजी यहाँ मास्क पहनकर पियानो प्ले करने में लगी होती है और तभी वो मिस्टर जैंग उसे नोटिस करता है। तो सूजी ये देखकर खुश हो जाती है कि उसका प्लान कामयाब हो गया, उसने सच में उसे नोटिस कर लिया क्योंकि इसने पता करी थी कि उसे यही वाला सॉन्ग पसंद है। और फिर सूजी यहाँ पर जियांग को भी देखकर शॉक हो जाती है और डरने लगती है, और जियांग उसे देखते ही पहचान लेता है। फिर सूजी अपना पियानो प्ले करने के बाद उठकर यहाँ से चली जाती है और तभी वो मिस्टर जैंग उसका नेकलेस जाकर उठा लेता है। फिर सूजी छुप कर जा ही रही होती है कि तभी इतने में जियांग अचानक से उसे पकड़ता है, उसका मास्क हटाकर उसे देख लेता है और उसे कहने लगता है कि मैंने बोला था ना कि दोबारा मुझे कभी दिखना मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर इतने में यहाँ पर मिस्टर जैंग आ जाता है और सूजी फिर जल्दी से भाग लेती है। मिस्टर जैंग आकर जियांग से कह रहा होता है कि आखिर तुम एक लड़की से आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे थे। तो जियांग कहता है कि मिस्टर जैंग तुम्हें अपनी सारी एनर्जी ना अपनी फैमिली के ज्वेलरी बिजनेस में लगानी चाहिए। मिस्टर जैंग कह रहा होता है कि इसकी तुम फिक्र मत करो। फिर वो उसे वो नेकलेस दिखाने लगता है जो सूजी भूल के चली गई थी। वो कहता है कि ये उसी लड़की का है, तो क्या तुम उसे रिटर्न करना चाहोगे। तो जियांग कहता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, मेरा उस लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो मिस्टर जैंग फिर खुश हो जाता है और कहने लगता है कि फिर आखिर मेरा और उस लड़की का कुछ भी हो तो तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जियांग कहता है कि नहीं होगी और फिर वो चला जाता है और मिस्टर जैंग ये चीज नोटिस कर रहा होता है। दूसरी ओर हम सूजी को देखते हैं जिसे यहाँ पर फिर उसकी अडॉप्टिव डैड की कॉल आई होती है और वो उसे कॉल पर कह रहे होते हैं कि उसने आखिर मिस्टर जैंग को फंसाने की कोशिश क्यों नहीं करी। तो वो कहती है कि अगर मैं इतनी जल्दी कर दी तो ये कुछ ज्यादा ही अजीब लगता। वो कह रही होती है कि डैड मेरी शाओ से बात करवा दो, मुझे उसकी आवाज़ सुननी है। तो फिर उसके डैड कह देते हैं कि पहले वो मिस्टर जैंग की गर्लफ्रेंड बन जाए तो ही वो उसे शाओ से कॉल करवाएंगे। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही कॉल कट कर देते हैं और इतने में सूजी के पास यहाँ पर फिर जियांग का असिस्टेंट आया होता है और उसे बताता है कि मिस्टर जियांग उससे मिलना चाहते हैं। फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और सूजी जियांग से आकर कहने लगती है कि तुम मुझे जाने दे दो। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स जाने दूंगा। तो सूजी कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। तो जियांग बताता है कि उसका जो पार्टनर है मिस्टर जैंग वो शादी करना चाहता है। तो वो कहता है कि तुम उसे शादी करने से रोक दो। सूजी कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो कहता है कि तुम उसे सेड्यूस करो, जो करने में तुम सबसे ज्यादा अच्छी हो। सूजी गुस्से में फिर मान जाती है कि ठीक है और यहाँ से जाने लगती है। तो जियांग उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि अभी तुम्हारे मेथड्स इतने अच्छे नहीं है तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। वो उसे अपने साथ यहाँ पर बोर्ड गेम खिलाने के लिए लेकर आता है और उसे बताता है कि कल वो मिस्टर जैंग को यहाँ पर गेम खिलाने के लिए साथ में लेकर आना है, तो यहीं पर ही उसे कल वो सेड्यूस करेगी। वो पूछता है कि मैंने तुम्हें गेम खेलना सिखाया था तो बताओ तुम्हें आता है कि नहीं, और वो उसे खेल कर यहाँ पर सिखाने भी लग जाता है।
तो सूजी उसे देखकर फिर अपना और उसका पास्ट याद करने लगती है और उसे खेल कर दिखाती है। तो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा खेली, लेकिन ये काफी नहीं है। वो उसके पास आता है और उसे यहाँ पर सिखाने लगता है कि किसी मैन को सेड्यूस करने के लिए इस तरीके से किया जाता है। सूजी उसे कुछ नहीं कह रही होती है और उसे जो करना है वो करने दे रही होती है। और फिर उसके आंख में आंसू निकल रहे होते हैं। तो जिया कह रहा होता है कि हाँ, तुम्हें किसी मैन को सेड्यूस करने के लिए ऐसे ही झूठे आंसू भी दिखाने। वो उसे किस करने वाला होता है, पर सूजी अपना फेस साइड कर लेती है और कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि ये सब के बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे और मुझे परेशान नहीं करोगे दोबारा। जियांग इस पर कुछ नहीं कहता है और उससे बताता है कि उसके फोन पर मिस्टर जैंग का कॉल आ रहा है, तो वो कॉल उठा ले। फिर कॉल पर यहाँ मिस्टर जैंग सूजी को बताने लगता है कि तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे पास रह गया है, तो क्या हम लोग कल मिल सकते हैं? मैं तुम्हें तुम्हारी चीज रिटर्न करना चाहता हूँ। तो सूजी फिर मान जाती है और नेक्स्ट डे फिर ये मिस्टर जैंग जियांग के साथ यही बोर्ड गेम खेलने के लिए आया होता है। मिस्टर जैंग कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ मैंने इतने सालों से काम किया और मुझे पता नहीं था कि तुम गेम खेलने में इतने अच्छे हो। और फिर वो खुद भी खेल कर दिखा रहा होता है कि उसे भी आता है। फिर इतने में सूजी यहाँ पर पहुंच जाती है, तो वो मिस्टर जैंग उसका ब्रेसलेट उसे पहना देता है और कहता है कि तुम भी हमें गेम के लिए ज्वाइन करो। सूजी कहती है कि मुझे खेलना नहीं आता। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। उसका हाथ पकड़ के यहाँ लेकर आता है और उसे वो वैसी गेम सिखा रहा होता है जैसे जियांग सूजी के साथ कर रहा था। और वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो, सच में, तभी तो तुम मिस्टर जियांग की एक्स वाइफ हो। ये सुनकर फिर जियांग भी शौक होता है और सूजी भी सोचने लगती है कि इसे मेरे और जियांग के रिलेशन के बारे में पता है। तो जियांग फिर हंसकर कहने लगता है कि तुम्हें फिर ये नहीं पता कि उसे डिवोर्स भी मैंने ही लिया हूँ। और लगता है मेरी फेंकी हुई चीज को तुम्हें उठाने का बड़ा शौक है। वैसे भी मैं यूज करके थक ही चुका था, तो ठीक है, तुम ही यूज कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सूजी को यहाँ समझ आ जाता है कि ये मिस्टर जैंग मुझ में इसलिए इंटरेस्ट ले रहा था क्योंकि मैं जियांग की एक्स वाइफ हूँ, ना कि मेरी वजह से। फिर वो यहाँ जियांग के पास जाती है और सीधा उसे थप्पड़ लगा देती है और उसे स्लो से कहने लग जाती है कि वो मिस्टर जेंग तुम्हारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसे सेड्यूस करने से इजी रहेगा कि मैं तुम्हें सेड्यूस करूं। वो उसे खुद को किस करने बोलती है। तो यहाँ पर फिर जियांग इस मिस्टर जेंग को दिखाने के लिए तुरंत ही सूजी को किस करता है। तो सूजी फिर तुरंत ही जियांग से दूर होने का नाटक करते हुए यहाँ जेंग के पास आ जाती है और जेंग जियांग को चिल्लाता है कि अब तुमने उसे छोड़ चुके हो तो भूल जाओ और उसके ऊपर छोड़ो कि वो किसे चूज करना चाहती है। तो सूजी तो फिर मिस्टर जेंग का हाथ पकड़ती है और फिर वो उसे यहाँ से अपने साथ लेकर चला जाता है। सूजी फिर मिस्टर जैंग के घर आ जाती है और यहाँ पर उसे वो नेकलेस भी दिख जाता है जो उसके डैड ने उसे लाने के लिए बोले थे। और फिर यहाँ पर मिस्टर जैंग सूजी को वाइन ड्रिंक करने के लिए देता है, तो वो जल्दी से ड्रिंक कर रही होती है। वो कहता है कि इतने जल्दी नहीं। तो सूजी उसे रोकती है और कह देती है कि जब जियांग ने मुझे परस्यू करा था तो इतनी आसानी से मैं मानी नहीं थी, उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी दिया था। वो उसे ब्रेसलेट दिखा रही होती है। तो फिर मिस्टर जैंग कहता है कि अच्छा, तो उसने बस तुम्हें ये मामूली सा ब्रेसलेट दिया है। तो सूजी कहने लगती है कि मुझे ये नेकलेस बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो उसे रोक देता है कि ये नहीं, तुम्हें इसके अलावा जो चाहिए मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। तो सूजी मना कर देती है कि तुम्हारी सिंसियरिटी ज्यादा नहीं है, तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मिस्टर जैंग सूजी से कहने लगता है कि आखिर ऐसे कैसे तुम जा सकती हो, मैं जियांग से ज्यादा काम का हूँ, समझी। और वो उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। इतने में सूजी के फोन पर जियांग की कॉल आती है, तो ये उसका फोन उठा लेता है। सूजी चिल्लाते हुए मिस्टर जैंग को अपने से दूर रहने के लिए बोल रही होती है और मिस्टर जैंग जानबूझ के कॉल पर जियांग को ही सुना रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जियांग को बहुत गुस्सा आती है और वो कॉल कट करता है और फिर यहाँ पर वो कुछ ऐसा ऑर्डर देता है जिसकी वजह से मिस्टर जैंग को बीच में कॉल आ जाती है कि उसका कुछ बहुत बड़ा लॉस हो गया है। तो वो तुरंत ही यहाँ से कंपनी जाने के लिए निकलता है और फिर सूजी यहाँ से बाहर आ जाती है। और जब वो रास्ते में चल रही होती है तभी जियांग की कार रुकती है और उसका असिस्टेंट उसे कार में बैठने के लिए बोल रहा होता है। तो सूजी फिर जियांग के पास कार में बैठ जाती है और जियांग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है कि उसने मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। तो सूजी फिर उसे कह रही होती है कि मिशन कहाँ सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि बीच में ही उसकी कोई कंपनी की सिचुएशन खराब हुई और वो तुरंत चला गया। तो जियांग बताता है कि वो चाहता ही यही था। वो उसे दिखाता है कि उसकी और जैंग की जो फोटो लीक हुई उस वजह से उसकी शादी ऑलरेडी टूट चुकी है। तो फिर सूजी भी देखती है कि उसने वो सारी फोटो लीक करवा दिया। ये देखकर वो शॉक होती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने ये सब देख लिया। वो बस इसी बारे में सोच रही होती है कि उनका रिलेशन कितना अच्छा था और अब वो इस पॉइंट पर पहुंच गए। सूजी को ऐसे फील करता हुआ देखकर जियांग को उसकी फिक्र होती है, पर वो याद करता है कि उसने उसे बोली थी कि इन सब के बाद वो उसका पीछे छोड़ दे। तो वो फिर उसे हाथ नहीं लगाता और कहता है कि हमारा हिसाब बराबर हो गया। तो सूजी अपने आंसू पोंछ रही होती है और कार से निकली जा रही होती है। तो वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। सूजी कहती है कि तुमने मेरा और उसका अच्छा टाइम खराब कर दिया, तो मैं जा रही हूँ अब उससे सॉरी बोलकर मनाने के लिए। तो फिर ये कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए या फिर वो।
क्या तुम इतनी शेमलेस हो कि पैसों के लिए कुछ भी करोगी? तो सूजी कहती है कि हाँ, मैं बहुत ही शेमलेस हूँ। और फिर वो अपना चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग को उसके डैड यहाँ पर थप्पड़ मारते हुए चिल्ला रहे होते हैं कि उसकी जो ये फोटो लीक हुई है उसकी वजह से उसकी फियांसी ने उसके साथ शादी कैंसिल कर दी। और उन लोगों का जो बिजनेस मैरिज की जो काम की डील हुई थी वो भी अब खराब हो गई है उसकी वजह से। जैंग के डैड उसे जियांग का ही नाम लेकर कंपेयर कर रहे होते हैं कि वो जियांग को देख लो, वो कितना ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो जैंग उसे में कहने लगता है कि डैड, वो जियांग आपका बेटा नहीं है। तो फिर उसके डैड कह रहे होते हैं कि अगर वो मेरा बेटा होता ना तो मुझे यकीन है कि हमारी कंपनी को वो कितने आगे तक पहुंचा चुका होता। उसके डैड उसे भी बताते हैं कि कंपनी का जो एक और प्रोजेक्ट है वो जो अब्रॉड वाले बंदे ने लिया है उसके साथ तुम्हें पता है किसका अकाउंट मिला हुआ है। तो जेंग को पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जियांग ही है। और फ्लैशबैक में फिर हमें दिखाते हैं कि जियांग ने ये काम जानबूझ के किया होता है ताकि उस जेंग को पता भी लगे। ये मिस्टर जेंग फिर इसी बारे में सोच रहा होता है कि लेकिन मुझे अब उसकी वीकनेस पता लग गई है। तभी यहाँ पर सूजी से मिलने पहुंच जाती है और बताने लगती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उस जियांग को एक्सपोज करने में। उसे बताने लगती है कि कल की जो फोटोज लीक हुई है ना, वो फोटोज लीक करने वाला कोई रिपोर्टर नहीं है बल्कि इसके पीछे जियांग का ही हाथ है। वो तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए जानबूझ के ये सब कर रहा था। तो जेंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो सूजी बताती है कि उसने मुझे खुद बताया है कि वो जानबूझ के मेरा यूज कर रहा था तुम्हें फ्रेम करने के लिए। जेंग कहता है कि मैं तुम पे बिलीव कैसे करूं? पहले तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि तुम्हें अगर पैसे इतने पसंद है तो तुमने आखिर जियांग के साथ ब्रेकअप क्यों कर रही थी पहले? तो सूजी फिर उसे बताने लगती है कि 6 साल पहले मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो उसने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरे बच्चे को भी अबॉर्ट करवा दिया था कि वो अपना फ्यूचर बचा सके। तो इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाली। तो फिर जैंगो से कल के लिए सॉरी बोलने लगता है। तो सूजी कहती है कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जियांग से नफरत करती हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दी। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ सॉरी बोलूंगा तो ये सिंसियर नहीं लगेगा, तो मैं तुम्हें ये नेकलेस दे सकता हूँ। तो नेकलेस देखकर तो वो खुश ही आती है पर सोचती है कि मुझे शांत बिहेव करना होगा। वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो फिर वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इसे तुम्हें फ्री में देने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये हम दोनों के बीच में डील होगी कि तुम मेरी हेल्प करोगी जियांग से बदला लेने में और ये नेकलेस जो तुम्हें पसंद है मैं वो बदले में तुम्हें दे दूंगा, हम दोनों का ही बेनिफिट है। तो सूजी कहती है कि मुझे करना क्या होगा? तो फिर वो कह रहा होता है कि आखिर अब तुम जियांग की वीकनेस हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एंगेजमेंट करो। एंगेजमेंट के दूसरे ही दिन मैं सभी के सामने तुम्हें इस नेकलेस को पहनाऊंगा गिफ्ट के तौर पे। सूजी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो फिर वो कहता है कि मैं जियांग को ये दिखाना चाहता हूँ कि जिस चीज को वो सबसे ज्यादा पसंद करता है वो उससे मैंने छीन लिया हूँ और फिर वो कितना पागल होगा और इस तरीके से मैं उससे अपना रिवेंज लूंगा। तो सूजी भी मान जाती है इस डील के लिए और दोनों हैंडशेक कर लेते हैं। फिर एंगेजमेंट वाला दिन आ जाता है और जैंग सूजी को सभी के सामने वो नेकलेस पहनाने जा रहा होता है। तो वो खुश हो रही होती है कि उसका मिशन अब कंप्लीट होने वाला है। पर इतने में यहाँ पर जियांग पहुंच जाता है और सूजी को गुस्सा आती है कि वो नेकलेस वो पहनाते पहनाते रुक गया। फिर यहाँ पर जैंग कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ मेरी एंगेजमेंट पार्टी में जरूर आओगे। तो जियांग कहता है कि ऐसे कैसे नहीं आता, आखिर मुझे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट जो करना था। जैंग कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं भी आते तो मैं समझ के ले लेता कि आखिर तुम जिससे प्यार करते थे वो अब किसी और की वुमेन बनने जा रही है, तो तुम ये कैसे देख पाओगे? तो चलो अब हमें ब्लेस कर दो। तो जियांग कहता है कि ब्लेस मैं बाद में करूंगा। वो तभी यहाँ पर सूजी को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि तुम्हारी फियांसी अब मेरी है। और वो उसे लेकर जाने लगता है तो सारी पब्लिक यहाँ पर बातें करने लगती है। और जैंग फिर यहाँ पर मिस्टर जैंग के डैड से कहता है कि मैं लेके जाऊँ ना, तो वो हाँ ही बोलते हैं। तो जैंग चिल्ला रहा होता है कि डैड आप इसके साथ क्यों हैं? तो फिर वो उसे कहते हैं कि हम इससे पंगा नहीं ले सकते, नहीं तो ये हमें बैंकरप्ट करवा देगा। जियांग कहता है कि दोबारा मेरी चीज को हाथ लगाने की भी नहीं सोचना। मेरी चीज को चाहे मैं खुद छोड़ दूं या वो मुझसे खो जाए, वो मुझसे कोई नहीं ले सकता। और फिर यहाँ से जियांग सूजी को अपने साथ कार में ले आता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तो फिर वो पूछता है कि तुम क्यों गुस्सा हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें जैंग से ये चीज नहीं मिली? ऐसा बोलकर उसे नेकलेस दिखा रहा होता है। तो सूजी कहती है कि लाओ मुझे दे दो। तो फिर वो कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने इतने सब कुछ प्लान करी उस जैंग के क्लोज जाने के लिए बस इस नेकलेस की वजह से, आखिर क्यों? तो कहती है कि हाँ, नेकलेस के लिए मैंने सब करी। यांग पूछने लगता है कि मैं तो तुम्हें इससे बेटर चीजें दे सकता हूँ, तो ये नेकलेस ही तुम्हें क्यों चाहिए? तो वो नहीं बता रही होती है। जियांग कहता है कि तुम्हें कोई फोर्स कर रहा है या फिर तुम्हारा कोई ऐसा सीक्रेट है जो तुम बता नहीं सकती। तो सूजी फिर अपने अडॉप्टिव डैड के बारे में सोच रही होती है कि उसने ही उसे धमकी दी है कि अगर वो ये काम नहीं करेगी तो वो उसे उसकी बेटी से नहीं मिलवाएंगे। सूजी यहाँ पर जियांग को कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस वो नेकलेस पसंद है।
जियांग कहता है कि अब ये नेकलेस मेरे पास है, तो बताओ तो तुम कैसे इसे लोगी? तो कहती है कि तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? तो जियांग ऑफर करता है कि मैं तुम्हें अपनी 24 घंटे की पर्सनल नैनी बनाना चाहता हूँ। तो सूजी फिर मान जाती है और जियांग उसे बताता है कि चलो क्यों ना एक गेम खेलते हैं, ये नेकलेस मैं अपने पास छुपा देता हूँ और तुमने अगर ये नेकलेस मेरे पास से ढूंढ ली तो फिर ये तुम्हारा होगा। तो फिर सूजी डील कर लेती है और जियांग फिर हर जगह जाता है और उस नेकलेस को ही लेकर घूम रहा होता है और सूजी को बिल्कुल भी लेने नहीं दे रहा होता है। ऐसे वो हर तरीके से, चाहे उसके घर में हो चाहे ऑफिस में हो, हर जगह वो उसके पास ही घूम रही होती है और बिल्कुल भी उस नेकलेस को ले नहीं पाती। यहाँ पर फिर वो क्लीनिंग के बहाने उसके पास आ जाती है। पहले तो उसके लैपटॉप के पास पानी वानी गिरा देती है, फिर जब वो बालकनी में खड़ा होता है तो वहां पर भी वो पहुंच जाती है क्लीनिंग का बहाना करके, पर फिर भी वो उसके पास से नेकलेस नहीं ले पाती। नेक्स्ट डे जियांग फिर कंपनी के काम से कोई एग्जीबिशन के लिए जाने वाला होता है, तो सूजी कहती है कि मैं भी चलूंगी और वो मन में सोचती होती है कि इतने पब्लिक वाले एरिया में वो उसे मौका देकर ले ही लेगी। जियांग कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कब लेके चलने का वादा किया? तो वो कहती है कि आखिर मैं पर्सनल लेनी चाहूँ तो मैं तो चलूंगी। फिर ये लोग बिजनेस ट्रिप के लिए एक होटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जियांग सूजी से एक नई डील करता है कि काम करते हैं, अगर तुमने ये नेकलेस ले ली और तुम पकड़ी गई तो फिर मैं इसे ले लूंगा, लेकिन अगर तुम पकड़ी नहीं गई तो बहुत अच्छी बात है। सूजी यहाँ पर फिर कुछ प्लान करती है और नेकलेस उसके हाथ लग जाता है, और इतने में जियांग आकर उसे पकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि ठीक है, अब ये नेकलेस मैं तुम्हें पहना ही देता हूँ। वो सूजी को पहना रहा होता है और हम देखते हैं कि इसी होटल में सूजी के अडॉप्टिव डैड भी आए होते हैं और वो इन लोग को देख रहे होते हैं। जियांग सूजी को नेकलेस पहनाने के बाद उसे कहने लगता है कि अब तुम जिंदगी भर इस नेकलेस को पहनी रहो। तो वो शौक होती है और समझ जाती है देखकर कि उसमें कोई लॉक लगा हुआ है और अब वो खुल नहीं रहा है। जियांग कहता है कि इसकी चाबी मेरे पास है और ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें नेकलेस चाहिए था ना, तो इसे हमेशा पहनी रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम तो मेरे साथ ही रहोगी। और फिर वो उसे अपने साथ होटल रूम में लेके जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी उससे फिर से की मांग रही होती है, पर वो नहीं देता और चला जाता है। तो सूजी हर जगह फिर वो की ढूंढने लगती है। फिर जियांग सूजी को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाता है और वो सारे रिपोर्टर के सामने अनाउंसमेंट करने लगता है कि आप लोग इसे तो जानते होंगे, ये मेरी एक्स वाइफ है सूजी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं इससे अब दोबारा शादी करने वाला हूँ। तो सूजी बस शौक होकर उसे देख रही होती है और जियांग सारे रिपोर्टर्स का जवाब दे रहा होता है कि उसने सूजी को कब से रिक्वेस्ट किया था कि वो उसे वापस से शादी करने के लिए मान जाए, पर अब वो मानी है। तो सारे रिपोर्टर्स इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर सूजी के अडॉप्टिव डैड उसकी बेटी को लेकर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर सूजी यहाँ से कोई बहाना लेकर अपने इस डैड से मिलने पहुंचती है और उनसे कहने लगती है कि उसने ये नेकलेस उसके गले में लॉक करके पहना दिया है, तो क्या वो उसे कट करके दे दे? तो फिर वो मना करते हैं कि बिल्कुल नहीं, इस नेकलेस को कुछ भी डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो इसकी पूरी कीमत ही खराब हो जाएगी। और यहाँ पर उसके डैड उसके शाव से बिल्कुल भी मिलने नहीं दे रहे होते हैं। तो सूजी फिर उन्हें चिल्लाने लगती है। वो कहते हैं कि बस अपना ये मिशन कंप्लीट कर लो और हाँ, जल्दी से उस जियांग के पास जाओ, अगर उसे शक हुआ ना तो फिर हमारा सब कुछ खराब हो जाएगा। तो सूजी तुरंत ही जाती है। और फिर यहाँ पर हम शाओ को देखते हैं जिसका बलून ऊपर चला गया होता है और वो उसे ले नहीं पा रही होती है। इतने में जियांग उसे देखकर उसकी हेल्प करने आ जाता है और पूछता है कि बच्ची, क्या तुम अपनी मम्मी से खो गई हो? चलो मैं तुम्हारी मम्मी से मिलवाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और फिर वो उसे रिसेप्शन पे लेकर जाकर स्टाफ को पता करने के लिए बोलता है कि ये बच्ची किस फैमिली की है और किस रूम की है, पता करो। इतने में सूजी के अडॉप्टिव डैड यहाँ पर आ जाते हैं शाओ को लेने के लिए और उसे लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जियांग को सूजी की वीडियो देखने मिलती है जिसमें वो बंधी हुई होती है और बता रही होती है कि प्लीज मुझे बचाने आ जाओ। ये वीडियो असल में उसका फ्रेंड जो रिकॉर्ड कर रहा होता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जो ने जी के पास आकर ये मिलकर प्लानिंग किया होता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा और इसके लिए उसे जियांग से भी बचना है और अपने उस अडॉप्टिव डैड से भी। तो फिर लोग जो प्लान बनाते हैं उसके हिसाब से सूजी इस नेकलेस को कट कर देती है और अपने डैड को बता देती है कि नेकलेस अब निकल चुका है और वो टेरेस पर उनसे मिलेगी। और फिर हम देखते हैं कि जब तक सूजी के डैड वो नेकलेस लेने पहुंचते हैं तो वो बड़े खुश हो रहे होते हैं और फिर उन्हें पता लगता है कि नेकलेस तो टूटा हुआ है। और इतने में फिर जियांग अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है उन्हें अरेस्ट करवाने के लिए। और वो कहने लगता है कि मुझे आपके बारे में सब पता लग गया है कि आपने अब तक सूजी का यूज करते हुए मुझे धोखा दिलवाया है, इन सबके पीछे आप ही थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी ने जो भागने का प्लान बनाई होती है वो उसी में लगी होती है, पर जियांग को पता लग जाता है और वो सूजी को पकड़वा लेता है। फिर उसने एक साइकेट्रिस्ट से बात करके सूजी को हिप्नोटाइज करने का प्लान बनाया होता है ताकि सूजी की याददाश्त चली जाएगी तो वो उसके साथ हमेशा साथ में रहेगी।
फिर सूजी को हिप्नोटाइज करवाने के बाद जियांग सूजी को ये बताता है कि वो उसका हस्बैंड है और सूजी को कुछ भी याद ही नहीं आ रहा होता है, तो वो उसके साथ चलने को मान जाती है। पर फिर धीरे धीरे सूजी को पुरानी सारी मेमोरीज आने लगती है कि वो तो जियांग से नफरत करती है और उन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता था। पर जियांग फिर से डॉक्टर को बुलवाकर वापस से उसे हिप्नोटाइज करवाता है और डॉक्टर कहता है कि वापस अब उसे कुछ भी याद नहीं आएगा। पर रास्ते में जब ये लोग कार से जा रहे होते हैं तो सूजी का फ्रेंड जो सूजी को काफी आवाज दे रहा होता है कि क्या वो उसे पहचान नहीं पा रही है। तब पर जियांग को गुस्सा आती है और फिर वो अपने गार्ड्स को बोलकर जो को पकड़वा लेता है और उसे चिल्लाने के लिए आता है। तो जो फिर इसे इसकी बेटी शाओ के बारे में बता देता है कि वो असल में उसकी खुद की सगी बच्ची है। तो जियांग शॉक होता है और फिर अपनी बेटी शाओ से मिलने के लिए जाता है और उसे डीएनए टेस्ट के रिजल्ट भी मिल जाते हैं कि सच में उसकी बेटी है। तो वो उसे हक करके रोने लगता है। दूसरी ओर सूजी अकेले घर में होती है और उसे फिर से पुरानी सारी चीजें याद आ जाती है। तो वो तुरंत ही अपनी बेटी शाओ को ढूंढने के लिए जाती है और जैसे ही जियांग उसे घर लाया होता है तो सूजी उसे चोट पहुंचा देती है और यहाँ पर अपनी बेटी शाओ को पीछे करते हुए उसे कह देती है कि तुम हमसे दूर रहो, मैं तुम्हें कभी अपनी बेटी को नहीं देने वाली हूँ। और फिर वो अपने आप को मारने का डराती है और कह देती है कि अगर तुम मेरे नजदीक भी आए ना तो मैं खुद ही मर जाऊंगी, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दे दो। तुम आखिर ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते थे। तो जियांग उससे माफी मांगता है कि उससे गलती हो गई और वो मान जाता है कि ठीक है, तुम अपने आप को चोट मत पहुंचाओ, तुम जा सकती हो। तो सूजी फिर भाग जाती है और फिर वो अपनी बेटी के साथ अपनी हैप्पी लाइफ जी रही होती है। दूसरी तरफ जियांग उन लोग की सेफ्टी के लिए हर चीज की अरेंजमेंट वगैरह करवा रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि जियांग एक प्लानिंग करता है जिसमें वो अपना खुद का झूठा एक्सीडेंट करवा कर याददाश्त जाने का नाटक करता है ताकि फिर वो सूजी के पास ही रह सके। यहाँ पे डॉक्टर सूजी को सब झूठ झूठ बताता है कि उसकी इतनी मेमोरी लॉस हो गई है कि वो अपनी 20 साल की एज पर पहुंच गए जब सूजी और वो डेट कर रहे थे उस टाइम पर वाली। यहाँ पर फिर वो सूजी को प्यार करने वाले ही वैसी ही चीजें प्रिटेंड करने लगता है। तो सूजी फिर यकीन कर लेती है कि सच में उसकी याददाश्त चली गई है। तो फिर वो उसके साथ अच्छे से रहने लग जाती है और अपने फ्रेंड जो को भी कॉल करके इस बारे में बता देती है। और यहाँ पर जियांग तो बस सूजी को पाने के लिए नाटक कर रहा होता है और उसके साथ अच्छे से रह रहा होता है। दोनों काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे होते हैं और साथ में माउंटेन वाली जगह पर घूमने गए होते हैं। और शाओ यहाँ पर खो जाती है तो ये सारे लोग फिर शाओ को ढूंढने निकलते हैं और जियांग तो शाओ को ढूंढते हुए काफी चोट में भी आ जाता है और पर वो शाओ को सेफली बचा लेता है और यहाँ पर सूजी से कहता है कि तुम इसे लेकर जाओ। तो सूजी फिर जियांग की बातें सुनते के साथ ही समझ जाती है कि वो बस अब तक झूठा याददाश्त जाने का नाटक कर रहा था। वो कहता है कि तुम अभी मेरी फिक्र मत करो और इसे ही लेकर जाओ। तो सूजी उसे कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ करूं तो तुम्हें जिंदा रहना होगा, तो इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आती हूँ। और फिर वो यहाँ से शाह को लेकर जाती है और जब वापस रिटर्न आई रही होती है तभी उसे स्टाफ रोक लेते हैं कि वो नहीं जा सकती, नहीं तो फिर वो भी मुसीबत में पड़ जाएगी। फिर हॉस्पिटल में जब सूजी को होश आता है तो उसे जियांग का ही ख्याल आता है तुरंत और फिर उसे पता लगता है कि वो भी सेफ है और उसकी बेटी भी। और फिर फाइनली दोनों की ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी हो रही होती है और अब जो सूजी से हर चीज की सारी माफी मांगता है कि उसे वो सब झूठा प्रेटेंड नहीं करना चाहिए था। और वो कहता है कि अब वो सब कुछ जान चुका है कि उसके अडॉप्टिव डैड के कहने पर ही उसे ये सारे मिशन पर काम करने पड़ रहे थे, पर वो सच में उसे प्यार कर बैठी थी और उसके ग्रैंडपा ने ही उन दोनों को अलग करने के लिए सारी झूठी प्लानिंग वगैरह करे थे जिसमें वो लोग फंस गए। वो कह रहा होता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं अब समझ गया कि प्यार को फोर्स नहीं किया जा सकता और अब मैं तुम्हें कैद करने वाला दोबारा कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। तो सूजी ने भी उसे माफ कर दी होती है। फिर फाइनली इन लोग की वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट होती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।